आज का केस पिछले केस से बहुत अलग है। ये थोड़ा सा हटके है। इसमें ये सस्पेंस तो है ही कि मर्डर किसने किया, पर जो कातिल है उसका मर्डर करने के पीछे का मोटिव को जानकर तुम भी थोड़ा सा शॉक हो जाओगे। और जो उसकी बातें हैं वे भी थोड़ी अजीब सी है, और मैं कह सकता हूँ कि तुम्हें हंसी भी आ सकती है उसकी बातों को सुनकर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें दया सी आ जाए उस कातिल पर। अब मैं इस बात की गारंटी तो नहीं दे रहा कि तुम्हें कातिल पर दया आएगी या नहीं, पर यह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि तुम इस केस को किस नजरिए से देखते हो। खैर, ज्यादा बातें ना करते हुए पहले ये बता दूं कि ये ट्रिपल मर्डर है। इसमें 3 मर्डर हुए हैं और पुलिस ने इस केस में इतनी कुशलता दिखाई कि बस 12 घंटे में ही केस को सॉल्व कर दिया और कातिल को पकड़ भी लिया। तो चलिए अब कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। और मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं मर्डर ऑफ कौर फैमिली। पंजाब के लुधियाना में सलेम टाबरी पड़ता है, जहां पर एक और जगह पड़ती है जिसका नाम है न्यू जनकपुरी। यहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें शामिल थे चमन लाल, उम्र 17 साल, उनकी पत्नी सुरेंद्र कौर, उम्र 67 साल, और चमन लाल की मां सुरजीत कुमार, उम्र 90 साल। परिवार खुश मिजाज था और पूरे मोहल्ले में मिलजुल कर खुशी से रहता था। पैसे वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं थी, समय अच्छे से कट रहा था। और दिन आ जाता है 7 जुलाई 2023। अब क्या था, ये जो कौर फैमिली थी इसने एक दूधिया से दूध बंधवा रखा था, तो वो हर रोज 6 से 7 बजे घर पर आता था और दूध देकर चला जाता था। लेकिन आज के दिन मतलब 7 जुलाई की सुबह जब दूधिया घर पर आता है और आवाज लगाता है तो कौर फैमिली के घर से कोई जवाब नहीं आता है। अब दूधिया सोच में पड़ जाता है, तो उसे लगता है कि शायद कहीं रिश्तेदारी वगैरह में गए होंगे। तो वो सभी बातों को नजरअंदाज कर देता है, अपने सभी कस्टमर्स को दूध देता है और वापस चला जाता है। साथ ही साथ पड़ोसी भी आज ये नोटिस करते हैं कि कौर फैमिली के घर से कोई भी बाहर नहीं आया। खैर 7 जुलाई ऐसे करके बीत जाता है। दिन आ जाता है 8 जुलाई। आज भी दूधिया अपने टाइम पर आता है, घर पर आवाज लगाता है, लेकिन आज भी कोई घर से जवाब नहीं आता है। लेकिन दूधिया की आवाज को सुनकर पड़ोसी जरूर आ जाता है। तब दूधिया कौर फैमिली के पड़ोसी को कहता है कि ये तो बड़ी सी अजीब बात है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि दूधिया का कहना था अगर कौर फैमिली कहीं रिश्तेदारी वगैरह में या कहीं बाहर घूमने जाती थी तब वो अपनी किसी पड़ोसी को कह जाती थी कि तुम मेरा भी दूध ले लेना। लेकिन आज 2 दिन हो गए, ना ही उनका कोई दूध लेने आया और ना ही इनके घर से कोई जवाब आ रहा है। इसलिए दूधिया आगे बढ़ता है कौर फैमिली के घर का दरवाजा खटखटाने के लिए। लेकिन तब वो नोटिस करता है कि घर का दरवाजा तो अंदर तरफ से बंद है, जबकि अगर कौर फैमिली अगर कहीं बाहर गई होती तो उनको घर के बाहर से ताला लगाना चाहिए था, लेकिन घर तो अंदर की तरफ से बंद था। अब ये सब बातें दूधिया और पड़ोसी कर ही रहे होते हैं कि आसपास के लोग भी वहां पर जमा होने लगते हैं। वे भी पूछने लगते हैं कि मतलब तुम घर के अंदर क्या झांक रहे हो। तब वे सारी बातें आपस में डिस्कस करने लगते हैं और वे भी बताते हैं कि उन्होंने भी ये नोटिस किया कि कौर फैमिली के घर से कोई भी अंदर बाहर नहीं जा रहा है। और फिर उनमें से ही एक आदमी बताता है कि उसने उनको 5 जुलाई की शाम देखा था। कौर फैमिली के तीनों मेंबर अपने आंगन में बैठे थे और बातें कर रहे थे। रात हो जाती है, वे अपने घर का दरवाजा अंदर की तरफ से बंद कर लेते हैं। लेकिन उस दिन के बाद तो मोहल्ले के किसी भी आदमी ने कौर फैमिली के किसी भी मेंबर को नहीं देखा और ना ही इनके घर का दरवाजा खुला। अब मोहल्ले वालों को ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगती है, उन्हें किसी घटना का अंदाजा होता है। और जब एक आदमी घर के अंदर झांक रहा होता है तब उसे एलपीजी की स्मेल आती है घर की अंदर की ओर से आते हुए, जिसके बाद लोग कौर फैमिली को ये देखने के लिए कि क्या वो ठीक है या नहीं, एक आदमी को दीवार फंदाकर अंदर भेजते हैं। वो अंदर की ओर से कौर फैमिली के घर का दरवाजा खोलता है और पूरा मोहल्ला घर के अंदर आ जाता है। और वो लोग ये देखते कौर फैमिली के घर का एक कमरा खुला पड़ा है। एक आदमी उस कमरे के अंदर जाता है तो उसे दिखाई देता है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। साथ ही साथ जब वो थोड़ी सी और आगे जाता है तो उसकी चीख निकल पड़ती है, क्योंकि कौर फैमिली के तीनों मेंबर फर्श पर मरे हुए पड़े थे। जिसके बाद पूरा मोहल्ला कौर फैमिली के घर को समेट लेता है और पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस टाइम पर पहुंचती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तीनों की किसी हथौड़े से चोट मारकर हत्या की गई थी और खून में वे बिल्कुल लथपथ पड़े थे, बल्कि पूरे कमरे में ही फर्श पर खून पड़ा हुआ था। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, अलमारियां खुली पड़ी थी। तो पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये कोई चोरी का मामला था। साथ ही साथ सुरेंद्र कौर अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी। खैर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही होती है कि तब उसे एलपीजी की स्मेल आती है और वे देखते हैं कि वहां पर एक सिलेंडर पड़ा है जिसका नोजल खुला हुआ है और उसमें से गैस लीक हो चुकी थी। प्लस वहां पर थोड़ी ही दूरी पर एक कमरे में अगरबत्ती जली हुई दिखाई देती है जो कि जलकर बुझ चुकी थी। तो पुलिस तुरंत समझ जाती कि जो भी आदमी था जिसने कत्ल किया था वो इस सबको एक घटना का रूप देना चाहता था। लेकिन वो तो शुक्र है कि एलपीजी सिलेंडर में गैस ही कम थी
जिसके कारण वहां पर कोई धमाका नहीं हुआ और ये केस सबके सामने आ गया। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि आग में सब कुछ जलकर खाक हो जाता और किसी को भी ये भनक नहीं लग पाती कि यहाँ पर कोई मर्डर हुआ था, बल्कि 3 मर्डर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि कातिल घर के अंदर घुसा कैसे। घर तो अंदर की तरफ से बंद था और इसकी दीवारें भी ऊंची थी। ये सभी पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही थी, तब उन्हें एक सुराग हाथ लगता है, मतलब कि रास्ता जहां से ऐसा हो सकता था कि कातिल वहां पर आया हो। ये था छत का रास्ता। दरअसल कौर फैमिली के घर की छत दूसरी पड़ोसियों से मिलती थी, तो वहां से पड़ोसियों के घर से वहां पर आया जा सकता था। तो शायद कातिल पड़ोसी की छत से यहाँ पर आया हो। खैर अभी पुलिस को यह तो पक्का पता नहीं था कि पड़ोसी के घर से ही आखिर कातिल आया था, लेकिन पुलिस कौर फैमिली के बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करती है। दरअसल चमन लाल और सुरेंद्र कौर के 4 बेटे थे। चारों बेटे न्यूजीलैंड, इटली वगैरह अलग अलग देशों में रहते थे और वहीं पर सेटल हो चुके थे और कई सालों से वे अपने घर पर भी नहीं आए थे। बेटे हर महीने कुछ ना कुछ राशि अपने घर पर भेज देते थे, जिससे घर का खर्चा चलता रहे। साथ ही साथ चमन लाल भी दुबई में पहले सेटल था और अभी कुछ ही सालों पहले इंडिया वापस आकर सेटल हुआ था, ताकि अपने बुढ़ापे को अपनी माँ के साथ बिता सकें। शहर में इनके कई घर थे जिनको इन्होंने किराए पर चढ़ा रखा था और उनसे किराया आता था, जिनसे इनका घर चलता था। अब पुलिस मोहल्ले वाले लोगों से ये पूछने लगती है कि आखिर कभी ऐसा हुआ कि कौर फैमिली का किसी के साथ कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ हो या कोई ऐसा संदिग्ध आदमी जो इनके घर पर आता जाता रहता हो। तब कुछ लोग बताते कि चमन लाल का कुछ ही दिनों पहले उनके किराएदार के साथ एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और उस किराएदार को पकड़ लाती है। पुलिस उससे पूरी सख्ती से पूछताछ करती है। किराएदार की सारी बातें साफ थी और वो तो बताता है कि वो तो कई दिनों से अपने गांव में गया हुआ था, जो कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। तो मतलब कि किराएदार ने मर्डर नहीं किया था और उसका तो बिल्कुल ही छोटा झगड़ा हुआ था। साथ ही साथ मोहल्ले वाले बताते कि चमन लाल का एक भतीजा था, जिसका अक्सर चमन लाल के घर वालों के साथ झगड़ा होता रहता था। अब पुलिस फिर से तुरंत एक्शन लेती है और इस आदमी को भी पकड़ लाती है और ये आदमी भी अपने घर पर ही था। उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो बताता है कि क्योंकि वो दारू पीता है और उसको अक्सर पैसों की जरूरत होती है, इसलिए उनका चमन लाल के साथ झगड़ा होता था। बल्कि इस आदमी का तो अपने घर वालों के साथ भी अक्सर झगड़ा होता रहता था। पुलिस को इस आदमी के भी बयान में कोई गड़बड़ नहीं लगती है, तो ऐसा हो सकता था कि इसने भी कोई मर्डर नहीं किया हो। मतलब कि इस आदमी से भी पुलिस को बस निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं करती है। अब पुलिस मोहल्ले के सभी सीसीटीवीज को छानने लग जाती है। कई सारे सीसीटीवीज को देखा जाता है, कई सारों में एंगल गलत था जिनमें घर नहीं दिख रहा था और कई सारों में तो कुछ भी नहीं था। लेकिन कई घंटों बाद जाकर उनके हाथ एक फुटेज लगती है और यही फुटेज थी जिसने इस केस को सिर्फ 12 घंटे में ही सॉल्व कर दिया। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि आपको एक महिला दिख रही होगी। ये महिला इसी मोहल्ले की है जो इस घर में जाकर एक बार झांकती है और फिर वापस अपने काम पर चली जाती है। अब पुलिस को इसमें तो कोई भी शक नहीं होता है, क्योंकि वो बस ऐसे ही झांक कर चली जाती है। और तो और पुलिस इस महिला से बात भी करते हैं, तब भी उनको उस पर कोई शक नहीं होता है। वो बस ये देख रही थी कि कौर फैमिली कहाँ पर गई। लेकिन इस महिला के बाद हमें इस फुटेज में एक और आदमी दिखाई देता है। ये आदमी घर के पास जाता है और वहां पर पानी का छिड़काव करने लगता है, मतलब घर के आसपास पानी छिड़का रहा था। अब पुलिस इससे अंदाजा लगाती है कि शायद जो कि एलपीजी की स्मेल थी उसको दबाने के लिए पानी का छिड़काव कर रहा है। इसलिए पुलिस को इस आदमी की एक्टिविटी थोड़ी सी संदिग्ध लगती है। और तो और ये काफ़ी देर तक कौर फैमिली के घर में झांकता रहता है। पुलिस इस आदमी का अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचती है और मोहल्ले वाले लोगों को दिखाती है और तभी वे लोग समझ जाते हैं ये कौन है। ये था कौर फैमिली के घर से सटे हुए घर, मतलब कि उनके पड़ोसी का घर वाला आदमी रोबिन। ये आदमी एक ऑटो रिक्शा चलाता था और बड़ा ही खुशमिजाज आदमी था और लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था कि इसने कोई मर्डर किया होगा। लेकिन जब पुलिस इनके घर पर जाती है तो वो देखती है कि ये तो घर पर है ही नहीं, लेकिन रोबिन की वाइफ घर पर ही थी, जिससे पुलिस रोबिन का नंबर लेती है और तुरंत ही इसे सर्वेलेंस पर लगा देती है। फ़ोन नंबर एक्टिव था, जिससे तुरंत रोबिन की लोकेशन आ जाती है और पुलिस रोबिन को उठा लाती है। और जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तब जाकर असली सच सामने आता है कि यही वो हत्यारा है जिसने एक फैमिली के 3 मेंबर्स को मार दिया। और रोबिन का ये मर्डर करने के पीछे का मोटिव भी बड़ा अजीब सा था। रोबिन ने तीनों मर्डर किए थे, हालांकि उसकी वाइफ की कौर फैमिली के साथ अच्छी बनती थी। वो उनसे हालचाल पूछती रहती थी और अक्सर घर पर सब्जी वगैरह जो बनती थी उनके घर पर देकर भी आती थी। लेकिन उसने मर्डर क्यों किया? तो उसके पीछे का ये कारण था कि रोबिन की कई सालों से शादी हो रखी थी। उसकी शादी को करीब 6 से 7 साल हो चुके थे और उसका एक भी बच्चा नहीं हुआ था। तो चमन लाल की वाइफ जो सुरेंद्र कौर थी वो क्या करती थी
वो अक्सर रॉबिन को ये कहकर चिढ़ाती थी कि तुमने अभी तक बच्चा नहीं किया, कि तुम्हारी शादी को तो 6-7 साल हो चुके हैं और अब तक तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं हुआ। और तो और सुरिंदर ये भी नहीं देखती थी कि रॉबिन कहाँ पर खड़ा है, किन लोगों से बात कर रहा है। वो कहीं भी उसे कह देती थी कि यहाँ कहाँ घूम रहे हो, अब तक तो तुम्हारा बच्चा भी नहीं हुआ, 6-7 साल हो गए। जिसे सुनकर रॉबिन को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी और वो अपने घर पर चला जाता था। एक बार तो रॉबिन अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, तब सुरेंद्र कौर वहां से गुजर रही थी और वो रॉबिन को कह देते कि बच्चा कहाँ है। जिसे सुनकर रॉबिन के दोस्त भी हंसने लग जाते हैं और रॉबिन शर्मिंदा होकर अपने घर पर चला जाता है। रॉबिन ये सब बातें अपनी ईगो पर ले लेता है और उसे गुस्सा आने लगता है। वो हर टाइम इस बात से बड़ा ही गुस्सा रहता था कि ये पड़ोसी मेरे मामले में क्यों दखल देते हैं। बात तो रॉबिन की भी सही थी, वो बच्चा करे या ना करे, या फिर उनका हो रहा है या ना हो रहा हो, ये उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन हमारे भारत के समाज ऐसा है कि लोगों को फर्क पड़ता है, वो ताने मारे बिना जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन साथ ही साथ मैं रॉबिन के इस काम की भी निंदा करता हूँ जो वो आगे करने वाला था। दिन था 6 जुलाई की सुबह, समय हो रखा था करीब 5 बजे। सुरेंद्र कौर अपनी छत पर आती है और उसे दिखता है रॉबिन जो कि ब्रश कर रहा था। और वो सुबह सुबह रॉबिन को ये कह देते कि यहाँ कहाँ घूम रहे हो, बच्चा कर लो या नहीं हो रहा। जिसके बाद सुरेंद्र कौर हंसती हुई नीचे चली जाती है। रॉबिन को बड़ा गुस्सा आता है, वो अपने घर के अंदर जाता है, वहां से एक हथौड़ा उठाता है और क्योंकि उनकी छत मिलती थी इसलिए वो ओटड़ा पार करके कौर फैमिली के घर के अंदर घुसता है। और उसके नीचे आते ही वो देखता है कि सुरेंद्र कौर जो कि नहा रही थी और अभी अभी अपने बाथरूम से निकली थी, वो उसके हाथ में हथौड़ा देखकर डर जाती है। वो चिल्लाने ही वाली थी, इससे पहले रॉबिन हथौड़े से उसके सर पर मारकर उसकी हत्या वहीं पर कर देता है। सुरेंद्र कौर की आवाज सुनकर चमन लाल वहां पर आता है, जिसके बाद वो उसकी भी हथौड़े से मारकर उसकी वहीं पर हत्या कर देता है। प्लस वहां पर चमन लाल की सुरजीत कौर भी उसको देख लेती है, इसलिए उसको उसकी भी हत्या करनी पड़ती है। और ऐसे करके रॉबिन करीब 3 मर्डर कर देता है। मर्डर करके वो बिल्कुल डर जाता है और उनकी बॉडी को वहीं पर कुछ घंटों तक बैठकर देखता रहता है। जिसके बाद उसे एक आइडिया आता है, वो वहां पर एक एलपीजी सिलेंडर की नोजल को खोल देता है। साथ ही साथ वो वहां पर एक अगरबत्ती को जलाकर अपने घर पर वापस छत से आ जाता है। जिसके बाद रॉबिन ये वेट करता रहता है कि कब धमाका होगा और ये तीनों बॉडी जल जाएंगी, जिससे किसी को भी उस पर कोई शक नहीं होगा। लेकिन एलपीजी सिलेंडर में गैस बहुत ही कम थी जो कि निकल कर खत्म हो जाती है और वहां पर कोई भी धमाका नहीं होता है। जिसके बाद रॉबिन को डर कर अपना घर छोड़कर भागना पड़ता है और ऐसे करके रॉबिन को पकड़ लिया जाता है। लेकिन रॉबिन पकड़े जाने के बाद उसका ये कहना था कि मेरा कोई बच्चा नहीं है और मेरी वाइफ को मेरे साथ जेल में डाल दो। पुलिस भी सोचती है ये क्या कह रहा है। तो रॉबिन का कहना था कि मेरी बेचारी पत्नी का इस दुनिया में कोई नहीं है और वो घर पर अकेली क्या करेगी, वो हर समय मेरे लिए दुखी रहेगी, इसलिए उसको भी मेरे साथ जेल में डाल दो। तो बताओ ये था आज का केस, कैसा लगा? था ना बड़ा हटके? और ऐसे ही हटके केसेस के लिए फॉलो कर लो केस साइट को। बाकी जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा आज तक का सबसे घटिया जुर्म जो कि एम्स्टर्डम के जोसेफ ने किया था। इस आदमी ने अपनी ही बेटी को अपने घर में किडनैप किया, उसका रेप किया और अपनी ही बच्चे से 7 बच्चे किए। और इसे दुनिया का सबसे डार्केस्ट डिस्टर्बिंग केस कहा जाता है। 21-22 मिनट की वीडियो है, चैनल पर जाकर जरूर देखना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना।